नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पुलकित नाग है और मैं एपेक्स हॉस्पिटल में एपेक कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में मेडिकल ऑन्कोलॉजी कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर। आज हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अक्टूबर का महीना, ये पूरे महीने को हम बोलते हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ। इस पूरे महीने में हम ब्रेस्ट महिलाओं को कोशिश करेंगे हमारे द्वारा, हमारे माध्यम से, हमारे अस्पताल के माध्यम से, कि उनको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयर किया जाए। उनको समझाया जाए कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, इसके क्या लक्षण हैं, क्या कारण हैं और क्या क्या हमारी इलाज की सुविधाएं उपलब्ध है। अगर देखा जाए तो एक ग्लोबोकॉन करके डाटा होता है जिसे हम बोलते हैं ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी। इसके हिसाब से इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में, यानी कि पूरे वर्ल्ड में, ब्रेस्ट कैंसर इज द मोस्ट कॉमन कैंसर। मतलब महिलाओं में और पुरुषों को मिलाने के बाद भी मोस्ट कॉमन कैंसर अगर देखा जाए तो वो ब्रेस्ट कैंसर है। ये इंडिया में 13.7% महिलाओं के अंदर ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है और लगभग 12% इसकी मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि ये 12% जानलेवा है। ब्रेस्ट कैंसर इज द मोस्ट कॉमन कैंसर इन द वर्ल्ड एज वेल एज इन इंडिया, इसीलिए इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। 15-20 साल पहले ब्रेस्ट कैंसर, इसको हम इंग्लिश में बोलते थे, वॉज अ डिजीज ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, यानी कि ये यूरोप, अमेरिका, वहाँ ज़्यादा कॉमन होती थी। लेकिन अब इंडिया में भी इसका जो इंसिडेंस है वो धीरे धीरे बढ़ता गया है। अगर बात करें कि ब्रेस्ट कैंसर के कारण क्या क्या है, तो ब्रेस्ट कैंसर बेसिकली हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन। उसके अधिक मात्रा से बढ़ने से ब्रेस्ट कैंसर की टिश्यूज में, यानी कोशिकाओं में कुछ तब्दीलियां होती है, कुछ चेंजेस होते हैं, जिन्हीं के कारण से ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होता है। इनके कुछ मुख्य कारण हैं, जैसे कि हम इंग्लिश में बोलते हैं नलीपेरिटी। नलीपेरिटी मतलब कि जो महिलाएं गर्भवती नहीं हो पाती, जो बहुत लंबे समय तक जिनको बच्चे को जन्म नहीं दे पाती, उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर होने की जो आशंका है वो बढ़ जाती है। दूसरा कारण है मिनार्की, अर्ली मिनार्की। मिनार्की मतलब जो हमारा महिलाओं में महीना आता है वो अगर उम्र से पहले आने लग जाए, उस कंडीशन में भी बॉडी में ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ती है और वो ब्रेस्ट कैंसर का एक मुख्य कारण है। दूसरा कारण है लेट मीनोपॉज, यानी कि जो 40 से 45 साल जो एक उम्र होती है जब महीना बंद हो जाता है, अगर तब तक महीना बंद नहीं हो रहा और वो लंबे समय तक चल रहा है, इसका वो भी एक मुख्य कारण होता है बॉडी में ज्यादा एस्ट्रोजन लेवल होने का और ब्रेस्ट कैंसर कराने का। इसके अलावा ओबेसिटी, यानी कि मोटापा, क्योंकि जो बॉडी में एक्स्ट्रा फैट होता है वो हमारे कुछ एंजाइम्स के द्वारा एस्ट्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और वही भी एक बहुत मुख्य कारण होता है ब्रेस्ट कैंसर करने का। महिलाओं को बोलना चाहता हूँ कि जो भी उनका एक नॉर्मल महीने की साइकिल होती है उसका वो ध्यान रखे, उसका वो देखे कि वो जल्दी आ रहा है कि लेट जा रहा है, और अगर ऐसा कुछ है तो वो अपने नजदीकी डॉक्टर को जरूर दिखाए। दूसरा कि इम्पोर्टेंट काम है एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज जरूर करें, जैसे कि ओबेसिटी, जो मोटापा है, वो कम हो और ब्रेस्ट कैंसर होने की चांसेस कम हो। इसके कारण और भी फैक्टर्स होते हैं, कुछ जेनेटिक म्यूटेशन होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट जीन हमारी बॉडी में होती है ब्रेका जीन, इस जीन के म्यूटेशन की वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। दूसरा, अगर किसी महिलाओं के खानदान में उनकी बहन को या उनकी माताजी को ऑलरेडी ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज्ड है, तो उनको भी एक पर्टिकुलर यंग एज के अंदर अपने नजदीक डॉक्टर से जांच करानी चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए। अब सवाल आता है कि ब्रेस्ट कैंसर अगर हो जाए या ब्रेस्ट कैंसर अगर होना चालू हुआ है तो उसके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं। तो मैं इस पिक्चर के द्वारा आपको थोड़ा बहुत समझाना चाहता हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर के अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। जैसे कि पहला लिखा हुआ है ब्रेस्ट का स्वेलिंग। जैसे आप देख सकते हैं, जो ये हल्का नीला रंग है, अगर आपको अपने ब्रेस्ट में कोई स्वेलिंग दिखाई दे रही है तो आपको इमीडिएटली अपने आसपास के किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। दूसरा है, अगर आपके निप्पल से कोई डिस्चार्ज निकल रहा है, कोई पानी निकल रहा है जो कि रुक नहीं रहा है, तो आपको अपने नजदीकी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तीसरा है डिम्पलिंग ऑफ द स्किन, स्किन का खुरदुरापन होना, और जैसे संतरे का जो छिलका होता है, अगर उस तरीके की आपकी स्किन हो गई है तो वो एक तीसरा साइन और सिम्टम होता है। चौथा है कि आपका जो निप्पल है वो अंदर की तरफ अगर रिट्रैक्ट हो रहा है, अंदर की तरफ दब रहा है, तो वो भी एक मुख्य सिम्टम होता है। और है कि अगर आपके बगल में, यानी कि आर्म पिट में अगर कोई स्वेलिंग है तो वो भी एक मुख्य, वहां पर कोई गठान महसूस हो रही है तो भी वो ब्रेस्ट कैंसर का एक साइन हो सकता है। तो अगर इनमें से कोई सा भी साइन और सिम्टम अगर आपको अपने ब्रेस्ट में दिखाई दे रहा है या महसूस हो रहा है, तो मैं सभी महिलाओं को बोलूंगा कि वो अपने नजदीकी अस्पताल या डॉक्टर को जरूर दिखाएं।
ये 1 से लेकर 4 दशमलव के इसकी स्टेजिंग होती है। पहला अवस्था, दूसरा अवस्था, तीसरा अवस्था और चौथा अवस्था। तीसरे अवस्था के कैंसर को हम 3 माध्यम से ठीक कर सकते हैं। एक है सर्जरी, दूसरा है कीमोथेरेपी और तीसरा है रेडियोथेरेपी। इन तीनों जो मोडेलिटीज का जो इंडिकेशन है वो ब्रेस्ट कैंसर का स्तर क्या है और इसके बाकी और साथ में रिपोर्ट्स क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ब्रेस्ट कैंसर चौथी अवस्था का है तो उसमें सर्जरी का रोल नहीं होके मेजर रोल कीमोथेरेपी और पेलिएटिव रेडियोथेरेपी का होता है। अगर हम बात करें कि ब्रेस्ट कैंसर को हम डायग्नोस कैसे करें, तो ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोस करने के कुछ तरीके होते हैं, जिसमें कि रेडियोलॉजिकल, क्लिनिकल तो मैंने आपको सिम्टम्स एंड साइंस की पिक्चर दिखाई दी है। बाकी रेडियोलॉजिकल होता है कि हम एक मेमोग्राफी कराते हैं जो कि बहुत बेसिक टेस्ट होता है। ये मेमोग्राफी बेसिकली ब्रेस्ट की सोनोग्राफी की तरह होता है, जो ब्रेस्ट के अंदर की गठान को बहुत इजीली भाप लेता है कि ये कैंसर की है कि नहीं है। इसका एक स्कोरिंग सिस्टम भी होता है। इसके अलावा हम अपने शरीर का सीटी स्कैन छाती का और पेट का कराते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं ब्रेस्ट कैंसर की गठान बाकी जगह फैली भी तो नहीं है। इसका एक दूसरा ऑल्टरनेटिव होल बॉडी पेट स्कैन भी है, जो शरीर में किधर भी कैंसर की गठानों को पकड़ लेता है। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर को कंफर्म करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जांच है वो है बायोप्सी, जिसको हम बोलते हैं ट्रू कट बायोप्सी। ये एक टिपिकल टाइप की गन आती है जिससे ब्रेस्ट कैंसर के अंदर बायोप्सी ली जाती है। बहुत लोगों को ये धारणा होती है कि ब्रेस्ट कैंसर के गठान को छेड़ने से ये फैल सकता है या ऐसा कुछ हो सकता है। मैं अपने सभी दर्शकों को बोलना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर की बायोप्सी करवाना बहुत जरूरी है और इस बायोप्सी के ऊपर एक जांच होती है IHC। उसमें हम 3 बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर देखते हैं जिसको हम बोलते हैं ER, PR और HER2। इन मार्कर की इंपॉर्टेंस ये कि इसके हिसाब से हम जो दवाइयाँ देंगे वो चेंज हो जाती है। तो ब्रेस्ट की बायोप्सी और IHC कराना अनिवार्य है ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोस करने के लिए। तो तीसरी बात आती है कि हम ब्रेस्ट कैंसर को होने से कैसे बचाएं, तो इसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है जो आप सभी को ध्यान देना चाहिए। तो जो भी 35 से 40 साल की ऊपर की महिला है, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो साल में एक बार अपना क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जरूर कराए। वो साल में एक बार मेमोग्राफी जरूर करवाए, ताकि अगर कोई गठान छोटी है और वो पहली अवस्था पे ही है तो उसको आप बहुत कम स्तर पे पता कर सकते हैं और उसका इलाज बहुत आसानी से हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर की चाहे सर्जरी हो, चाहे कीमोथेरेपी हो, चाहे रेडियोथेरेपी है, ये बहुत आसानी से हो जाता है और इसको सहन करने में कोई तकलीफ नहीं होती है। और जहाँ तक अक्टूबर के महीने की बात है, जैसे कि मैंने अपने टॉक पे शुरू में बताया कि अक्टूबर का महीना कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ। तो मैं अपने ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ में एज ए मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, एज ए कैंसर रोग विशेषज्ञ और एपेक्स अस्पताल की पूरी टीम की तरफ से सबसे पहले तो मैं उन सारी महिलाओं को सैल्यूट करता हूँ जो ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित है और जो इनका इलाज पूरी हिम्मत के साथ ले रही है। इसी के साथ साथ मैं बाकी महिलाओं को भी ये कहना चाहता हूँ कि वो ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग, यानी कि जो मैंने आपको बताया साल में एक बार एग्जामिनेशन और मेमोग्राफी, उसको ज़रूर फॉलो करें। आपके आसपास या आपको कुछ भी प्रकार की ब्रेस्ट में गठान या अलग से कुछ भी लग रहा है तो बिल्कुल भी इसमें देरी ना कीजिए। अपने आसपास के जो भी अस्पताल है वहाँ पर आप किसी भी ऑन्कोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए। मेरे कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे कमेंट्स पे भी सवाल पूछ सकते हैं। उसका आंसर मैं ऑनलाइन भी दूंगा। उसी के साथ साथ आप एपेक्स हॉस्पिटल मालवीय नगर में मेरे से कभी भी सलाह मशवरा कर सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर के रिलेटेड। मैं आप सभी की हेल्दी लाइफ के लिए कामना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।